हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके में साइकोलॉजी का चैप्टर 1। तो चलते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। तो हम इस चैप्टर में चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर है मनोविज्ञान क्या है। इसमें जो विषय सूची यानी कि इंट्रोडक्शन है कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें मनोविज्ञान क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। और मानव एवं व्यवहार की समझ ये भी है, और मानव विद्याशाखा की धारणाएं। आज हम मनोविज्ञान क्या है और मन एवं व्यवहार की समझ, ये दो टॉपिक इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो चलते हैं आपका समय न बर्बाद करते हुए चैप्टर की ओर। तो हम आ चुके हैं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी। तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है बहुत ही आसान तरीके में। जो हमने ये जो हाइलाइटर कर रखे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये मतलब ये पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज्ञान की किसी भी विद्याशाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। प्रथम है क्योंकि सर्वदा विकसित होता रहता है। क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि जो ज्ञान की विद्याशाखा है उसे मतलब परिभाषित करना भी कठिन होता है, क्योंकि ज्ञान तो हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो द्वितीय मतलब दो कारण है इसके। प्रथम तो ये कि सर्वदा विकसित रहता है। दूसरा क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी भी परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। यह बात मनोविज्ञान के विषय में और भी सही है। और बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थियों को बताया गया था कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों की तथा साइकी अर्थात आत्मा और लोगोस अर्थात विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है। अर्थात जो साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, एक तो साइकी और एक आत्मा। अर्थात किसके शब्द से बना है? ग्रीक शब्दों के, साइकी तथा आत्मा, मतलब आत्मा का विज्ञान। ये बहुत पहले मतलब जो साइकोलॉजी था वो बहुत पहले ही दर्शन शास्त्र में इसकी जड़ मिली है, जिससे पहले से आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। इस पैरे में तो इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ेंगे ना इस पॉइंट को ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। इतना ही आएगा पेपर में और ज़्यादा खास नहीं है। तो जो हाइलाइटर यहाँ पर कर रखा तो इसके पढ़ते हैं। इसलिए संभवतः इसके अध्ययन में विधियाँ अलग अलग होती हैं, क्योंकि वे उस तत्व पर निर्भर करती हैं जिसका अध्ययन करना है। किसी भी विद्याशाखा की परिभाषित इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन बातों तथा कैसे उनका अध्ययन करती है। वास्तव में वह कैसे अथवा किन विधियों का उपयोग करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं व अनुभवों, विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो हाइलाइटर कर रखे हैं उसे लाइन पर एक बार फिर गौर करते हैं। इस बात पर ध्यान देना कि मनोविज्ञान में क्या पढ़ा जाता है? मनोविज्ञान की मानसिक प्रक्रिया, मतलब मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाएं भी कहा जाता है, क्यों? इनमें अनुभवों के प्रथम संदर्भों का अध्ययन करने वाला होता है। तो बस इतना ही है। अब चलते हम मानसिक प्रक्रियाएं। मानसिक प्रक्रियाएं क्या हैं? मानसिक प्रक्रिया यानी कि मेंटल प्रोसेस। जो हम मानसिक में जो समस्या होती है उनके समाधान के लिए हम जो भी कुछ करते हैं उसे मतलब जो मानसिक प्रक्रिया में, जैसे कि हम उसका हल ढूंढते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को सलूशन करते हैं, तो उसे मानसिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो हम चलते हैं। जब हम कहते हैं कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है, तो हमारा आज से चेतना अथवा मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। जब किसी बात को जानने की तथा या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं, तो हम चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं, तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मतलब मैंने पहले ही बताया गया कि मानसिक प्रक्रियाएं जो मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रियाएं, जैसे कि किसी समस्या का समाधान करना, चिंतन यानी कि सोचना, किसी भी एक विषय पर बार बार सोचना, उसे चिंतन कहते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि चिंता से अच्छा चिंतन करो। चिंतन मतलब जो मानसिक में जितनी भी प्रक्रिया हैं उनका प्रोसेस मानसिक प्रक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों इसमें इतना ही था, और अब चलते हम अनुभव की तरह। इस पैरे में पूरे में इतना ही समझाया गया है कि मानसिक प्रक्रियाएं क्या हैं। तो बस हम शॉर्ट टर्म में पढ़ रहे हैं, तो इतना ही काफ़ी है पेपरों के लिए। मनोवैज्ञानिक लोगों ने अनुभव क्या है, तो हम इसे अनुभव जानेंगे का भी अध्ययन करते हैं। अनुभव स्वभाव व आत्मपरक होते हैं। आत्मपरक होते हैं, ना ही हम प्रत्यक्ष ना हो तो दूसरों पर अनुभव प्रत्यक्षण कर सकते हैं, और ना ही उनके विषय में जान सकते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकता है। अथवा अनुभव वो होता है जो हम खुद प्रेक्षण यानी कि अपने द्वारा, मतलब जैसे कि
कोई टीचर है वो अनुभव लगा सकता है। अनुभव कैसे लगाएगा? जब वो क्लास में जाएगा तो बच्चों को देखेगा, मतलब गया तो उसने देखा बच्चों को कैसे पढ़ने हैं, तो वो अनुभव लगा सकता है। एक बार मतलब 2-3 बार गया तो उसे अनुभव हो जाएगा कि ये बच्चा कितना होशियार है। उसी प्रकार से प्रेक्षण यानी कि खुद जाके उसका प्रेक्षण मतलब खुद जाकर काम करना, उसे अनुभव कहते हैं। अनुभव किसी दूसरे द्वारा नहीं आता, मतलब खुद जाएंगे ना तभी तो अनुभव आएगा। तो अनुभव को यही, इसमें तो इस टॉपिक में अनुभव के बारे में यही बताया गया है। तो अब चलते हैं व्यवहार। व्यवहार क्या है? व्यवहार तो बहुत ही ईजी है, इस चैप्टर में शायद व्यवहार ही सबसे आसान है। तो हम व्यवहार को देखेंगे कि व्यवहार क्या है। व्यवहार 2 प्रकार के होते हैं, तो हम वो आगे जानेंगे। चलते हैं। हमारी प्रक्रियाएं जिसमें हम संलग्न होते हैं, संलग्न यानी कि जिसमें हमारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अनुक्रियाएं, जो हमारी अनुक्रियाएं व प्रतिक्रियाएं होती हैं। जब कुछ आपकी तरफ आता है तो आपकी पलक सामान्य प्रतिवर्त क्रिया खुलती बंद हो जाती है। जब आप परीक्षा देते समय आपका अनुभव करते हैं कि आपका हृदय धड़कता है, आप सुनिश्चित करते हैं कि आप एक चलचित्र विशेष अपने मित्र के साथ देखेंगे। व्यवहार सामान्य अथवा जटिल कम तक अथवा देर तक हो सकता है। व्यवहार कुछ प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। मतलब इस व्यवहार क्या होता है? जिसमें हम संलग्न होते हैं, जिसमें हमारी प्रक्रिया होती है। जैसे हाथ हिलाना हमारा एक व्यवहार है। हाथ हिलाना कौन सा व्यवहार है? अप्रकट नहीं है, वो प्रकट व्यवहार। हाथ हिलाना प्रकट व्यवहार, क्योंकि वो हमें दिखाई देता है, प्रकट हो रहा है। हाथ हिलाना, पैर हिलाना, जैसे कि मैंने ये पेन पकड़ रखा है तो ये मेरा प्रकट व्यवहार है। और जैसे कि मांसपेशियों को धड़कना, वो हमारा अप्रकट व्यवहार। तो पता चल गया, जो दिखाई ना दो वो अप्रकट और जो दिखाई दे वो प्रकट। तो इसमें और क्या है? इसमें और भी है। व्यवहार के उद्दीपक एस क्या है? एस हमारी सहायक उद्दीपक है और आर हमारी अनुक्रिया। उद्दीपक किसे कहते हैं? उद्दीपक जैसे कि कुछ अभी समझ लो कि जैसे कि आप पढ़ रहे हैं और क्लास के बाहर कोई चिड़िया चिच कर रही है तो आप उसकी तरफ ध्यान देंगे। ध्यान दी और आपने अनुक्रिया करी तो उसे उद्दीपक कहेंगे। जिससे हमारी ऐसी कोई वस्तु या क्रिया जिसमें हमारा ध्यान बाहरी मतलब भटका हो, उसे हमारा उद्दीपक कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जो और मैं अगला वीडियो बना सकती थी लेकिन ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती तो इसमें देखने में बोर भी होता। और तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।